Good morning, students. Welcome to your online classes. As in last class, we have started Science Chapter 1, Crop Production and Management. So before going ahead, we should have a short revision about crop production and management. In this chapter, we have discussed about food. Food is a material which gives us energy. And where did we get the food? We get the food from plant and other organism or animals. Okay, we need energy for carrying internal as well as external activities. सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए जो कि हमें फूड से मिलती है. और फूड टर्म में एग्रीकल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एग्रीकल्चर से ही सारा प्रोडक्शन होता है. और फूड के लिए 3 और कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट रेगुलर प्रोडक्शन, रेगुलरली बनना. सेकेंड प्रॉपर मैनेजमेंट. थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सही क्वांटिटी में सही इंसान तक फूड का पहुंचना. एग्रीकल्चर टर्म जो था वो पहले से ही नहीं था. फर्स्ट पीपल वर नोमैडिक. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाते थे. देन दे स्टार्टेड हंटिंग. और फिर वो एक ही तरीके के प्लांट को काफ़ी अच्छे स्केल पे प्रोड्यूस करना, उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल राइस एंड वीट. और उसी के बाद इसी टर्म को हमने एग्रीकल्चर डिफाइन किया. मीन्स व्हाट इज एग्रीकल्चर? when in a large quantity some kind of food crop or something else like rice, vegetable, wheat, anything which has grown on large scale to provide food, that will be known as agriculture. Okay, and then we have understand ki how many types of crops we have. There are 2 types of crops, kharif and rabi. Kharif रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं और राबी विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं. खारीफ के एनी 2 एग्जाम्पल इज पैडी, मेज, सोयाबीन. और राबी के 2 एग्जाम्पल्स हैं पी, मस्टर्ड, वीट. इसके अलावा कुछ और क्रॉप्स भी होती हैं जो कि समर में ग्रो की जाती है, जैसे कि पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, दालें और सब्जियां. फिर हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एज आई सेड, इतने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सारा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. दैट पर्टिकुलर स्टेप्स वर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और उसमें बहुत 7 लिस्ट थी, 7 कंपोनेंट्स थे, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एक्सेट्रा. in which we have started first point which is preparation of soil, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सॉइल का लूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. टिलिंग और प्लोइंग करने के लिए लूजन होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे ढंग से अपनी ग्रोथ कर पाते हैं और ह्यूमस क्रिएट कर पाते हैं. और ह्यूमस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारे सॉइल को फर्टिलिटी देता है, हमारी क्रॉप को अच्छा ग्रो करने में हेल्प करता है. तो आज हमारा न्यू टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. व्हाट इज़ इम्प्लीमेंट्स? इम्प्लीमेंट्स मीन्स जो भी टूल्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं दैट आर नोन एज इम्प्लीमेंट्स. सो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को रीड करते हैं हम. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. वैसे बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं बट बिफोर सोइंग 3 टूल्स हम यूज़ करेंगे विच इज़ प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. ओके, ताकि प्रॉपरली वो लेवल्ड हो पाए, सॉइल लेवल्ड हो पाए और अच्छे ढंग से क्रॉप ग्रो कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लो. दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. So first we are discussing plow. ये हमारा पहला टूल है जो कि सोइंग से पहले यूज़ होता है और ये एंशिएंट टाइम मतलब बहुत पुराने टाइम से यूज़ चल रहा है, बहुत काफ़ी सालों से हम इसे यूज़ कर रहे हैं. फर्टिलाइज़र्स ऐड करने से पहले हम इसको यूज़ करते हैं
और वीड्स वगैरह को, मीन्स बेसिकली जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए, या छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको हटाने के लिए प्लो बहुत हेल्प करता है। हेयर यू कैन सी द प्लो, जिसमें एक वुडन लॉग लगा है। वुडन लॉग मीन्स बड़ी सी मोटी सी लकड़ी इसमें यूज होती है, और शेफ्ट होता है, और बुल्स के नेक पे इसे रखा जाता है। बुल्स मीन्स बफेलोज एंड बुल्स के, इट कैन ऑल्सो बी काउ, उस पर हम रखते हैं। हॉर्स, कैमल्स भी हो सकते हैं जिस पर हम ये रखते हैं। और जो लॉग होता है, वुड ऑफ लॉग, उसको हम प्लॉ शाफ्ट कहते हैं, शैफ्ट कहते हैं। तो एक बफेलो की नेक पे एक शेफ्ट होता, एक साइड होता है शेफ्ट का, और दूसरा साइड शेफ्ट का दूसरे के नेक पे होता है। तो येस, इट कम्प्लीटली हेल्प करता है ये हमें टिलिंग फॉर सॉइल के लिए, प्लॉइंग के लिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए और वीड्स के लिए। तो ये प्लॉ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एग्रीकल्चर। और अभी वुड्स को हटाने के जगह ये आयरन यूज़ किए जा रहे हैं नाउअडेज। सो व सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. So ये हमारा सेकेंड टूल था विच इज़ हो। ये एक सिंपल टूल है, ये भी वीड्स को हटाने में, मतलब छोटे प्लांट्स और जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको हटाने में हेल्प करता है। सॉइल को लूजन करने में, ढीला होने में हेल्प करता है। ये एक लॉन्ग रॉड है वुड की और या आयरन की, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और ये इसमें आयरन प्लेट भी होती है, वन ऑफ इट्स एंड यू कैन सी हेयर। इससे एनिमल्स को पुल किया जाता है। ओके, नाउ अ थर्ड कोर tool is cultivator. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड कोर टूल है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, विच इज़ कल्टीवेटर। तो प्लोइंग ट्रैक्टर में फिक्स होता है कल्टीवेटर, जिससे अच्छे ढंग से पूरी फील्ड जो होती है एग्रीकल्चर की प्रिपेयर की जा सकती है। इससे काफ़ी टाइम बचता है लेबर का, क्योंकि नहीं तो अर्लियर इट वॉज डन बाय लेबर, पहले लेबर से करवाया जाता था ये काम, पर बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर नाउ लेबर का वर्कलोड कम हो गया और टाइम भी बच रहा है, कहीं ना कहीं जल्दी हो जाता है। सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारी हेल्प करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द थ्री कंपोनेंट्स, थ्री टूल्स, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। नाउ द सेकेंड स्टेप इज सोइंग। व्हाट इज सोइंग? Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. This is a good method for separating good, healthy seeds from the damaged one. Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. So second step is sowing. Sowing is also one of the important step for crop production or for agriculture. So sowing, before sowing, seeds को select किया जाता है डिपेंडिंग कि किसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छी ग्रोथ हो क्रॉप्स की, और अच्छा मटेरियल वो पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सके। सो फार्मर सबसे पहले वो सीड्स यूज़ करते हैं जिससे हाई यील्ड मिलता है। व्हाट इज़ यील्ड? यील्ड इज़ द आउटपुट, रिजल्ट, जिससे अच्छा रिजल्ट मिले। तो सीड्स कैसे देखा जाता है? जो डैमेज सीड्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं, और खाली होने की वजह से वो लाइटर होती हैं, इसलिए इसे पानी में डाल दिया जाता है। और जो लाइटर सीड्स होती हैं, जो बेकार होती हैं, वो ऊपर आ जाती हैं, और जो हैवी और अच्छी होती है वो नीचे रह जाती है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम अच्छी सीड्स को छांट सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, और डैमेज्ड वाली को साइड कर सकते हैं। सो हमने फर्स्ट स्टेप में भी काफ़ी सारे टूल्स पढ़े थे, तो आज हम सोइंग में भी कुछ टूल्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टूल्स। इसमें से फर्स्ट टूल है हमारा ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there.
सो ट्रेडिशनल टूल का काम क्लियर। ट्रेडिशनल टूल बहुत पहले से यूज़ हो रहा है और ये एक फनल शेप का होता है, फनल, और उसमें 2 से 3 पाइप्स होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं वो एंड्स, जिससे सॉइल में आसानी से सीड्स को मिक्स किया जा सके। तो सीड्स को फनल में डाला जाता है ऊपर से, देन वो पाइप से नीचे आते आते सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो इससे सीड्स को सॉइल के अंदर डालने में काफ़ी आसानी होती है। इट इज़ वेरी इजी टू पुट सीड्स इनटू द सॉइल। Second tool is seed drill. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seed get covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. सो सीड ड्रिल का क्या काम है? सीड ड्रिल में हम सोइंग ही करते हैं ट्रैक्टर्स के हेल्प से। एज ट्रैक्टर्स में वो अटैच कर दिया जाता है, जिससे सीड्स प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डेप्थ पे, इक्वल गहराई पे वो सेट होती है, जिससे सीड्स कवर हो जाती है सॉइल से, ताकि कोई वो सीड्स को ख़राब ना कर सके। कोई बेसिकली सीड्स को कौन ख़राब करता है? इंसेक्ट्स ख़राब करते हैं। तो ये इंसेक्ट से बचाती हैं, बर्ड से बचाती हैं सीड्स को। तो सीड ड्रिल क्लियरली कवर कर देता है सीड को सॉइल से, जिससे कहीं ना कहीं लेबर का टाइम बचता है और लेबर का वर्क भी कम होता है। सो इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड एंड डिस्टेंस की वजह से काफ़ी ओवरक्राउडिंग भी अवॉइड होती है, भीड़ भक्कड़ नहीं होती सीड्स की। आराम से इक्वल डिस्टेंस पे हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं और प्लांट्स को भी अच्छे ढंग से सारे न्यूट्रिएंट्स, पानी, सनलाइट इक्वल क्वांटिटी, सफिशिएंट मतलब इक्वल क्वांटिटी में प्रोवाइड हो जाता है। सो इससे ओवरक्राउडिंग भी की प्रॉब्लम भी सही हो जाती है। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप। सो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड स्टेप इज सोइंग, और आज हम थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं, वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो हमारी फोर्थ स्टेप है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारी सॉइल को कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स मिले, कंप्लीट ग्रोथ मिले, उसके लिए हम ये डालते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जिससे हमारी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो। सो नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। These nutrients are essential for the growth of plant in certain areas. Farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. So, after reading manure and fertilizers, what are manure and fertilizers? माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने आज वीट उगाया, ठीक है, कल्टीवेशन हो गया अच्छे ढंग से, हमने कुछ मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया, नॉर्मल हमारे ह्यूमस से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। ओके, वीट कल्टीवेट हो गया, सब कुछ, अब लैंड खाली है। आफ्टर 1 to 2 days, आफ्टर 1 week हम फिर से उसको ग्रो करेंगे। ओके, और इतनी जल्दी तो ह्यूमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर नहीं कर सकते। देन वी विल ग्रो राइस। तो यहाँ पे फार्मर कभी भी लैंड को खाली नहीं छोड़ता। आफ्टर वन क्रॉप ही ग्रो अगेन एंड अगेन। सो इतनी जल्दी ह्यूमस प्रिपेयर नहीं हो सकता, बट क्रॉप को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए ही मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्योरिंग, सो दैट अच्छे ढंग से क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, ताकि वो अच्छे ढंग से ग्रो कर सके। ओके, मैन्योर इज
an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmer dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic matter, which we have learned in class 6. So manure is a organic substance है. Organic means जो हमारे नेचर की चीज़ों से ही बनाया जाता है, जो एनिमल वेस्ट या जो प्लांट वेस्ट डिकम्पोज होता है, मतलब बेसिकली डेड एनिमल डेड प्लांट से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको डिकम्पोज करने के बाद जो चीज़ फॉर्म होती है दैट इज़ बेसिकली नोन एज मैन्योर. तो फार्मर बेसिकली प्लांट और एनिमल वेस्ट को गड्ढों में डाल देता है और उसको डिकम्पोज होने का टाइम देता है. और ये डिकम्पोजिशन भी कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली अर्थवॉर्म, राइट. सो यही डिकम्पोज मैटर को हम एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं. ओके, सो डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है. सो इन दिस एक्टिविटी हमने 3 प्लांट्स को ग्रो किया है और तीन कप्स लिए हैं, ABC मार्क किया है उसको. फर्स्ट वाले में हमने प्लांट डाला है और उसमें काऊ डंग डाल दिया है. सेकंड वाले में हमने फिर से प्लांट के सीड्स डाले हैं और यूरिया मिक्स किया है. और थर्ड में हमने कुछ नहीं किया है. 7 to 8 डेज़ हमने उसको वाटर किया. देन हमने उसको देखा सीडलिंग्स, छोटे छोटे प्लांट्स उगने लगे. तो किस में सबसे ज़्यादा प्लांट है? वो है B में, जिसमें हमने यूरिया ऐड की है. और A में थोड़ी सी ग्रोथ है और C में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है. तो इससे क्लैरिटी मिल रही है कि सॉइल को रिच न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे वो प्रॉपरली ग्रो हो सके. A और B में हमने ऐड किया, देयरफॉर वी गेट अ गुड रिजल्ट्स. और B में यूरिया ऐड किया तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले. सो नाउ वी शुड रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made these soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between 2 crops. So now we are discussing fertilizer. जैसे कि हमने पहले मैन्योर डिस्कस किया जो कि नेचुरल होता है, हमें एनिमल और प्लांट वेस्ट से मिलता है. सो हम फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं. फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. ये फैक्ट्री से प्रिपेयर किए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स एज हम कोई भी चीज़ अगर एक सर्टेन अमाउंट तक यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट. बट अगर हम कोई भी चीज़ ओवर यूज़ कर रहे हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस होंगे. तो सेम फर्टिलाइजर्स के साथ है, हमें लिमिटेड एक्सटेंट पे यूज़ करना है ऐसे, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, स्पेशली सॉइल को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स आर वेरी हार्मफुल. केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं. फर्टिलाइजर्स तो केमिकल्स से ही बनाए जाते हैं. सो दे आर वेरी हार्मफुल. बस ये है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, क्रॉप अच्छे से ग्रो कर देता है, क्योंकि उसे जो न्यूट्रिएंट्स विदाउट फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पा रहे हैं वो फर्टिलाइजर्स के बाद मिल जाते हैं. तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से कहीं ना कहीं सॉइल भी पॉल्यूट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी आ रही है. सो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, बट लिमिटेड एक्सटेंट तक. नाउ लेट अस रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. This helped in replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In previous classes, we have learned about rhizobium bacteria. They are present in the nodules of the roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. So yes, manure ज़्यादा कंपैरिजन अगर हम फर्टिलाइजर से कंपेयर करें तो manure आर
फार बेटर, मैन्योर बहुत अच्छे हैं और सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं और कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, राइट। अगर हमें सॉइल को और अच्छा करना है तो सेकेंड ऑप्शन इज क्रॉप रोटेशन, राइट। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। तो ये कैसे होता है कि हमने थोड़ा टाइम एक क्रॉप को ग्रो किया, जैसे वीट को ग्रो कर लिया 2 to 3 मंथ्स में, उसके बाद हमने नेक्स्ट सीज़न में, मतलब जैसे कि समर में मैंने अगर वो वेजिटेबल्स ग्रो करी तो विंटर में वीट ग्रो कर लिया। तो इस तरीके से सॉइल को अलग अलग टेक्सचर भी मिलता है, सॉइल को टाइम भी मिलता है न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करने का, न्यूट्रिएंट्स को फॉर्म करने का, और इससे सॉइल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो फार्मर इंकरेज्ड हो जाते हैं ये प्रैक्टिस करने के बाद, राइट। तो हमने कभी लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट में, राइट, और वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। सो नेक्स्ट पेज पे आपको एक डिफ्रेंशिएशन दिया है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में। सो वी ऑल नो कि मैन्योर बेटर है क्योंकि वो नेचुरल है, और जबकि फर्टिलाइजर्स मैन मेड हैं, और फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री से प्रिपेयर किया जाता है और इसका ज़्यादा यूज़ कहीं ना कहीं सॉइल को हार्म करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। पर मैन्योर से हमें कोई भी नुकसान नहीं है, देयर विल बी नो पॉल्यूशन, है ना, और मैन्योर से काफ़ी अच्छा ह्यूमस भी क्रिएट हो जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स रीड द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। The organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. Second, it makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. Third, it increases the number of friendly microbes. Fourth, it improves the texture of soil. As हमें पता है कि मैन्योर इज़ नेचुरल, सो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ उसमें है। तो फर्स्ट एडवांटेज इससे पानी काफ़ी अच्छे ढंग से सॉइल में होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। सेकंड, गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाती है, CO2 और O2। थर्ड, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी फ्रेंडली है, उनको भी हेल्प करती है कहीं ना कहीं ह्यूमस बनाने में। और सॉइल का सबसे अच्छी बात, सॉइल का टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है। ओके, सो आज हमने 3 स्टेप्स को कंप्लीट किया है, विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, second sowing, and third is adding manure and fertilizers. Next topic we will discuss in next class. Okay, thank you class.